सब्सक्राइब करें वर्जित सत्य यूट्यूब चैनल को और दबा दे बेल के आइकन को। वो सब जानने के लिए जो समाज नहीं चाहता कि आप जानें, यह बिल्कुल मुफ्त है। 8 नवंबर 2017 उस नोटबंदी को 1 साल पूरा होता है जिसकी घोषणा मोदी जी ने की थी। 1 साल पूरा होने पे भारत सरकार ने नोटबंदी का जश्न मनाया और इस मौके पे केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि नोटबंदी से देह व्यापार में कमी आई है। मैंने इस पर सोचा, अगर कमी आई है तो किस तरीके से कमी आई होगी? क्या भारत सरकार की तरफ से वेश्याओं को कोई नया रोजगार दे दिया गया है, या उन क्रिमिनल्स को पकड़ लिया गया है जो लड़कियों को अगवा करके जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल देते हैं? आज के वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे कि नोटबंदी से देह व्यापार में अगर कमी आई है तो किस तरीके से आई होगी, और अगर कमी नहीं आई है तो सच में कमी आ सके उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं वर्जित सत्य यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आलोक मिस्टिक। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हमारे केंद्रीय कानून मंत्री जी ने कहा कि नोटबंदी से देह व्यापार में कमी आई है, तो कमी तो बहुत तरीकों से आ सकती है। या तो वेश्याओं के जीवन को बेहतर बनाया जाए, उन्हें रोजगार का कोई नया अवसर दिया जाए, या फिर उन क्रिमिनल्स को पकड़ा जाए और उन पे लगाम लगाई जाए जो लड़कियों को अगवा करके जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल देते हैं। और एक दूसरा तरीका भी है जिससे कि देह व्यापार में कमी आ सकती है, वो है कि ये जो वेश्याएं हैं जो पहले से ही एक नारकीय जीवन जी रही है, नर्क जैसा जीवन जी रही है, उनके जीवन को और बदतर कर दिया जाए। और नोटबंदी से किस तरह से कमी आई है वो भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि वेश्याओं का जीवन कैसा होता है। क्यों मैं कह रहा हूँ कि उनका जो जीवन है वो नारकीय होता है, नरक जैसा होता है। और अभी इस मोमेंट पे मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ कि यह वीडियो किसी भी सरकार के खिलाफ, किसी भी पार्टी के खिलाफ या किसी भी नेता के खिलाफ नहीं है, इसीलिए मैं आज की बात करूँगा ही नहीं। इस समय मेरे पास एक मैगजीन है। ये जो मैगजीन है ये है कादम्बनी, और ये जो मैगजीन है ये दिसंबर 2003 की है, काफ़ी पुरानी है। ये पुरानी मैगजीन मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इस मैगजीन के अंदर एक आर्टिकल छपा है, ये आप देख सकते हैं। वेश्यावृत्ति के ऊपर एक आर्टिकल छपा है, और ये पुरानी मैगजीन को उठाने का मकसद सिर्फ ये है, ये कहना कि उस समय जो हालात थे उससे हालात अभी सुधरे नहीं हैं, बेहतर नहीं हुए हैं, या तो वैसे ही हैं या उससे भी ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। और दूसरा पर्पस है पुरानी मैगजीन को लेने का कि मैं ये बात क्लियर कर सकूं कि मैं ये वीडियो किसी सरकार के खिलाफ नहीं बना रहा हूं, क्योंकि उस समय 2003 में कोई दूसरी सरकार थी, इस समय कोई दूसरी सरकार है। तो सबसे पहले जरा देख लेते हैं कि इस मैगजीन में क्या कुछ लिखा हुआ है उनके बारे में, इस आर्टिकल में। हाँ, इनके बारे में जो कुछ थोड़ा बहुत है वो मैं बताता हूँ। वैश्यालयों में इन लड़कियों को प्रशिक्षण के तौर पर अश्लील साहित्य पढ़ने के लिए दिया जाता है और फिल्में दिखाई जाती हैं। इन्हें ग्राहक को रिझाने के गुर सिखाए जाते हैं और मनोबल को तोड़ने के लिए इनके साथ बार बार बलात्कार किया जाता है। इन्हें कई कई दिनों तक कमरे में भूखा रखा जाता है, मारा पीटा जाता है, शरीर को जलती सिगरेटों से दागा जाता है। यह सारी मशक्कत इसलिए कि यह एक दिन में कम से कम 25 ग्राहकों की सेवा करना सीख जाए। दिल्ली के जीबी रोड के एक वैश्यालय के चंगुल से निकली एक नेपाली लड़की के अनुभवों की दास्तान रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जब मैंने सहबाज से इनकार किया तो मुझे उस अंधेरे यातना कक्ष में डाल दिया गया जिसे नई लड़कियों का मनोबल तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुझे इस बिना खिड़की वाले संकरे कमरे में 4 दिन तक भूखा प्यासा रखा गया। चौथे दिन वैश्यालय की मालकिन का एक गुर्गा आया और मुझे फर्श पर पटक कर मेरे सिर को कंक्रीट वाली सतह पर तब तक उठा उठाकर पटकता रहा जब तक कि मेरी पेशाब नहीं निकल गई। बाद में मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने पाया कि मैं नंगी थी
और लाल मिर्च में डुबोया हुआ एक बेत का डंडा मेरे जननांग में ढकेला जा चुका था। फिर कमरे में एक मैडम, वैश्यालय की मालकिन आई और उसने मुझे बताया कि उसने मेरे लिए 50,000 रुपए की कीमत चुकाई है और मुझे उसके लिए तब तक काम करना पड़ेगा जब तक इसकी पाई पाई वसूल ना हो जाए। इसमें आगे लिखा हुआ है कि भारत में अधिकांशतः ऐसी लड़कियों को लाया जाता है जिनका कौमार्य भंग ना हुआ हो। इन्हें उन लोगों को सौंपा जाता है जो इनकी सबसे ऊंची बोली लगाते हैं। इससे एक अंदाजा यह भी लगता है कि इनका जो नारकीय जीवन है वो कितनी कम उम्र में शुरू हो जाता होगा। इसके बाद इसमें काफ़ी कुछ बताया, जैसे कि बताया कि उन्हें झूठ कहा जाता है कि ग्राहक से जो पैसे मिल रहे हैं उसमें से काफ़ी सारा हिस्सा उन्हें दिया जाएगा, और जो भी पिम्स होते हैं, जो दल्ले होते हैं, वो उनको ऐसा आश्वासन देते हैं और वो पैसे अपने पास रखते हैं कि जब तुम यहाँ से जाओगी तो हम तुम्हें देंगे, लेकिन वो नहीं देते, वो सारे पैसे खा जाते हैं, उन्हें बहुत कम हिस्सा देते हैं। उसके बाद इस आर्टिकल में बताया है कि इनके पास कुछ डॉक्टर्स भी होते हैं जो नकली एज सर्टिफिकेट बनाते हैं, मतलब 17 साल की लड़की है तो उसको 18 साल का बनाते हैं, और तमाम तरह की चीज़ें। इसके बाद इसमें बताया कि इसमें बहुत से राजनीतिक दल भी शामिल होते हैं। राजनीतिक दलों के तो नाम आते ही रहते हैं कि फला पार्टी का फला नेता जिस्म फरोशी के धंधे में सेक्स रैकेट चलाते हुए पकड़ा गया। वो आप सब जानते हैं किस पार्टी का नाम सबसे ज़्यादा आता है, वो मैं लूँगा नहीं, जानते आप सभी हैं। तो इस तरह का उनका जीवन होता है, नर्क जैसा। नोटबंदी से क्या हुआ होगा? उनके पास ग्राहक जाने कम हो गए होंगे। ग्राहक जाने कम हो गए होंगे तो जो दल्ले होते हैं, जो इनके साथ मारपीट करते हैं, जो इनका मनोबल तोड़ते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो दयालु होते हैं और इनको जो भी थोड़े बहुत ग्राहक जा रहे हैं उनमें से उतना ही पैसा देते होंगे जितना इन्हें पहले मिलता होगा। तो स्थिति नोटबंदी से ये हुई होगी कि इन्हें पैसे मिलने कम हो गए होंगे, इनकी जो तकलीफें हैं वो बढ़ गई होंगी, इनका जो नर्क जैसा जीवन है वो और नर्क बन गया होगा। तकनीकी रूप से तो कहा जा सकता है कि नोटबंदी से देह व्यापार में कमी आई है, क्योंकि देह व्यापार में कमी लाने का एक ये भी तरीका है। लेकिन ये तो वैसी बात होगी कि अगर कहा जाए कि दंगों से भारत को बहुत फायदा होता है, क्योंकि दंगों से आबादी की समस्या कम होती है, जो कि भारत की सबसे बड़ी समस्या है। तो फायदा तो हुआ है, लेकिन फायदा जिस तरीके से हुआ है वो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छा फायदा है। अगर वैश्याओं की स्थितियों को सुधारा जाता, उनके रोजगार के साधन जुटाए जाते, अगर उन क्रिमिनल्स पे लगाम लग पाती जो उनको इतनी यातनाएं देते हैं, उनको अगवा करके लाते हैं और इस तरह से टॉर्चर करते हैं जैसा कि इस आर्टिकल में बताया गया है, तब तो हम सरकार की तारीफ कर सकते थे कि देह व्यवहार में कमी आई, सरकार ने अच्छा किया। लेकिन जिस तरीके से देह व्यवहार में कमी आई है, जिससे कि वैश्याओं का जो जीवन है वो नारकीय बन गया, वो मुझे नहीं लगता कि तारीफ के काबिल है। अब चर्चा करते हैं कि ऐसा क्या किया जा सकता है, समाज की तरफ से क्या पहल होनी चाहिए कि देह व्यापार में कमी आए। सबसे पहली चीज जो मुझे नजर आती है कि देह व्यापार की एक बहुत बड़ी वजह है समाज में सेक्स का सहजता से ना उपलब्ध हो पाना। तो अगर हम सच में चाहते हैं कि देह व्यापार में कमी आए, लड़कियों को अगवा ही ना किया जाए क्योंकि वो बाजारी सिमट जाए, तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना चाहिए कि समाज में सेक्स की सहज स्वीकृति हो सके, इसके लिए कदम उठाने चाहिए। अगर हम पुरुष हैं तो हमने इसके लिए क्या किया कि समाज में सेक्स को सहजता से अपनाया जा सके, ये हमें खुद से पूछना चाहिए। अगर हम महिलाएं हैं तो भी हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हमने ऐसा क्या किया है कि समाज में सेक्स को सहजता से स्वीकारा जा सके। अगर हम कोई महिलावादी संस्था है तो भी हमें ये सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते और हम समाज की उसी धारणा को पोषित करना चाहते हैं जो कहता है कि सेक्स गलत है, शादी से पहले सेक्स गलत है, और उन सारी धारणाओं को पोषित करके समाज में सेक्स की कमी पैदा करते हैं, तो हम माने चाहे नहीं माने, हम इसे बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, जो जिस्म फरोशी हो रही है, जो देह व्यापार हो रहा है, जो जीबी रोड चल रहा है, जो अन्य तमाम वैश्यालय चल रहे हैं, उन सबके चलने में हमारा हाथ है। क्योंकि हमें अपनी एक झूठी सभ्यता का अहंकार है जो सेक्स को नकार के जीता है, हमें बस उस अहंकार में जीना है और हमें इसकी कोशिश ही नहीं करनी कि समाज में सेक्स सहजता से उपलब्ध हो, तो ये देह व्यापार ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये सोचने की बात है। दूसरी चीज़ है कि समाज में इन वैश्याओं की स्वीकृति क्यों नहीं हो पा रही।
अब यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि इन वेश्याओं के पास कौन जाता है, कौन जीबी रोड जाता है या इस तरह के जो अन्य वेश्यालय वहाँ पे कौन जाता है? हम और आप ही जाते हैं। ये हम और आप जो है ना, सभ्य समाज के सभ्य लोग, हम और आप ही जाते हैं। क्यों जाते हैं? सेक्स पाने के लिए, सेक्स करने के लिए। तो मेरा सवाल ये है कि ये हम और आप जो सभ्य लोग हैं, कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि इस उद्देश्य से नहीं जाएं, बल्कि उनसे मिलने के लिए जाएं, उनके साथ बैठे, उनको कुछ मिठाई या कुछ खाने की चीज़ें दें, उनका दुख दर्द बांटें। इस तरीके से भी तो जाया जा सकता है। उनको बिल्कुल हमने एक उपेक्षित क्यों छोड़ रखा है? मतलब समाज ने इस तरह से उपेक्षित छोड़ रखा है कि एक लड़की जिसे अगवा करके जीबी रोड लाया गया और उसे वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया गया, ये सब उसकी खुद की गलती हो, समाज तो उससे ऐसा व्यवहार कर रहा है। क्योंकि देखिए, स्थितियां हम एकदम से नहीं बदल सकते। जीबी रोड बंद हो जाए, वेश्यावृत्ति बंद हो जाए, सब बंद हो जाए, रातों रात हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक सामान्य इंसान के तौर पे, एक आम नागरिक के तौर पे हम कुछ नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन उनका दुख दर्द तो बांट ही सकते हैं। तो हम क्यों नहीं जाते? एक आम समाज के सभ्य नागरिक को इसमें शर्मिंदगी क्यों है कि कभी उन लोगों के साथ बैठ के चंद लम्हे बिता लिए जाए, उनसे उनका दुख दर्द पूछा जाए, उन्हें एक इंसान के तौर पे ट्रीट किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, समाज में उनकी स्वीकृति होनी चाहिए और लोगों को उनके पास जाना चाहिए, उनका दुख दर्द समझना चाहिए और उन हालातों को भी समझना चाहिए जो हालात इसके लिए जिम्मेदार हैं। दोस्तों, अब मुझे इस वक्त याद आ रहा है, गुरुदत्त की एक फिल्म आई थी प्यासा, उसमें एक सीन था। उस सीन में क्या होता है, गुरुदत्त जो है वो एक ऐसे ही रेड लाइट एरिया में जाता है, एक ऐसे ही एरिया में जाता है जहाँ पे कोठे होते हैं, और वहाँ पे वो एक गाना गाता है। उस गाने में वेश्याओं के दुख दर्द तकलीफ़ों को बताया गया था और समाज से और सरकार से उन्हें कितनी उपेक्षा मिलती है इसका वर्णन था। वो गाना जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने उस समय रेडियो पे बैन कर दिया था। इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा और आपको उस गाने के साथ छोड़ के जाता हूँ। उस गाने की एक लाइन सुनिए और सोचिए, क्या ये स्थितियाँ आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी नहीं हैं? इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये कूचे ये नीलाम घर दिल कशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ये पुरपेच गलियां, ये बदनाम बाजार, ये गुमनाम राही, ये सिक्कों की झनकार, ये इस्मत के सौदे, ये सौदों पे तकरार, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ये सदियों से बेख्वाब सहमी सी गलियां, ये मसली हुई अध खिली जर्द कलियां, ये बिकती हुई खोखली रंग रलियां, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। वो उजले दरीचों में पायल की छन छन, थकी हारी सांसों पे तबले की धन धन, वो उजले दरीचों में पायल की छन छन, थकी हारी सांसों पे तबले की धन धन। ये बेरूह कमरों में खांसी की ठन ठन,
जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ये फूलों के गजरे, ये पीकों के छींटे, ये बेबाक नजरें, ये गुस्ताख फिक्रे, ये ढल के बदन और ये बीमार चेहरे, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। यहाँ पीर भी आ चुके हैं, जवां भी, तनोमंद बेटे भी, अब्बा मियाँ भी, ये बीवी भी है, ये बीवी भी है और बहन भी है, माँ भी, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। मदद चाहती है ये हवा की बेटी, यशोदा की हम जिन्स राधा की बेटी। मदद चाहती है ये हवा की बेटी, यशोदा की हम जिन्स राधा की बेटी। पैगंबर की उम्मत जुलेखा की बेटी, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। जरा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे, ये गलियां, ये मंजर दिखाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर उनको लाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है।